नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुत। और ये 4th लेक्चर है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल कंपाइलेशन। और इसके पहले हमने मैक्रो पढ़ चुके हैं और हमने फाइल इंक्लूजन पढ़ चुका है। और यहाँ पे हम यशवंत कानेटकर की लेटेस्ट सी की बुक का रेफरेंस लेंगे। कुछ जो कंटेंट है हम javateapoint.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ से भी हमने थोड़ा सा रेफरेंस लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन। और ये टॉपिक हम डिस्कस प्री प्रोसेस डायरेक्टिव used for conditional compilation. When do we need to use conditional compilation? Number of programs related to conditional compilation. ये सारा हम देखने वाले हैं। तो conditional compilation वास्तव में होता क्या है? तो conditional compilation it is a concept which allows us to control compilation of certain line of code of our program on the basis of certain condition. तो कुछ पोर्शन जो है प्रोग्राम के हम अभी तक हमने देखा है कि हमने कंट्रोल स्टेटमेंट की सहायता से, जो इफ, एल्स, फॉर, लूप ये सब होते हैं, उसकी सहायता से हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कंडीशनल कंपाइलेशन कंसेप्ट की सहायता से हम अगर चाहें कि ये सेट ऑफ कोड कंपाइल हो या ये सेट ऑफ कोड कंपाइल नहीं होना चाहिए, तो ये जो फैसिलिटी है हमें कंडीशनल कंपाइलेशन जो फीचर जो सी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पे कई सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं जिनका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि इफ डेफ, हैश एल्स, हैश एल इफ, हैश एंड इफ और ये हैश एंड डिफाइंड। तो ये सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं। इसका इस्तेमाल करके हम ये चीज़ें हम कंडीशनल कंपाइलेशन को अचीव कर सकते हैं। एक और है यहाँ पर हैश इफ। तो ये सारे हैं, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये मैंने लिस्ट आपको बताया है जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है। एक सैंपल यहाँ पे मेंशन है आपके सामने। इफ डेफ ये लगाना है हमको। उसके बाद यहाँ पे ये मैक्रो नेम दिया हुआ है और यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट 1 2 3 तक दिया हुआ है और लास्ट में लगा हुआ है एंड इफ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे मैक्रो नेम जो है एक मैक्रो का नाम है जो जिसे हैश डिफाइंड डायरेक्टिव के द्वारा या तो डिफाइन किया गया होगा या नहीं किया होगा। अगर ये मैक्रो नेम हैश डिफाइंड के द्वारा डिफाइन किया हुआ है तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 2 3, ये सारे कंपाइल होंगे, प्रोसेस होंगे। और अगर ये मैक्रो नेम नाम से कोई मैक्रो हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है तो वो एग्जीक्यूट में नहीं आएगा और अदरवाइज वो उसे कंपाइल नहीं किया जाएगा। तो एक छोटा सा हम चाहें तो इसके लिए प्रोग्राम देख सकते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रोग्राम के बाद हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने रखूंगा। पहले ये प्रोग्राम आपके सामने है और इस प्रोग्राम में हमने हैश एल्स को भी यहाँ पर ये भी हमने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे हैश डिफाइन हमने लिखा है पी आई और पी आई की वैल्यू यहाँ पे हमने मैक्रो एक्सपांशन में दिया हुआ है 3.1415 और यहाँ पे मेन स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे
फ्लोट में r डिक्लेयर हुआ है, रेडियस सर्कल का रेडियस और वैल्यू दी हुई है। फिर एरिया करके हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है CLR SCR फंक्शन हमने कॉल किया, और यहाँ पे स्टार्ट होता है हैश इफ डेफ। तो ये जो इफ डेफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या PI करके कोई मैक्रो ऑलरेडी हैश डिफाइंड डायरेक्टरी के द्वारा डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है। अगर ये डिफाइन किया गया है तो ये वाली जो एल्स इफ डेफ और हैश एल्स के बीच में जो लाइन है वो कंपाइल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे जो एरिया इज इक्वल टू हैश एल्स और हैश एंड इफ के बीच में जो है वो कंपाइल होगा। तो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में अभी आप देख सकते हैं कि PI जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, अब इसे हम रन करते हैं तो ये प्रोग्राम रन हो गया, और हम आउटपुट भी देख लेते हैं इसका। तो ये आउटपुट जो है वो एक आउटपुट आ चुका है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो है 122.714.844 ऐसा दिया हुआ है। अब ये देखते हैं, ये तो पहले केस में जब हमने डिफाइन किया है तब ये एरिया, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये जो आपको हाईलाइटेड में दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि हैश डिफाइन को हम हटा देते हैं, जैसे कि हमने ये डबल स्लैश लगा दिया, यहाँ पे ये कमेंट में हमने डाल दिया। अब हम इसे फिर से कंपाइल करते हैं और हम ये इसे फिर से रन करते हैं, तो आउटपुट देखते हैं। आउटपुट तो सेम आएगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू जो PI की वैल्यू हमने सेम दी है। तो हम ये चेक करने के लिए क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं, हम इसकी वैल्यू बदलते हैं और ये जो उसका पॉइंट के बाद का है उसे हम हटा देते हैं। फिर से हम इसे कंपाइल किया और फिर से हम इसे रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू थोड़ी बदली हुई है पहले से। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने वहाँ पे 3.14 ये ना रख के केवल 3 रखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, और हम इसको ठीक से पहले रख देते हैं। तो ये एक आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का इस्तेमाल देख लिया है। अब यहाँ पे तो हमने इफ डेफ दिया हुआ है। अगर हम इफ नॉट डिफाइंड, हैज डिफाइंड क्या करेगा, ये चेक करता है कि ये डिफाइंड है क्या नहीं। अगर डिफाइंड है तो ये उसके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो डिफाइंड नहीं होता है तो हैज एल्स और हैज एंड इफ के बीच के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कंपाइल होते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रोग्राम में हम छोटा सा चेंजेस करते हैं। इफ डेफ की जगह हम इफ एंड डेफ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर तो यहाँ पे प्रोग्राम हम बदल रहा है कि इफ नॉट डिफाइंड तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर डिफाइंड नहीं है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट को डायरेक्ट फीड कर देते हैं 3.1415, और यहाँ पे हम अगर डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब नहीं डिफाइंड है तो ये होगा, और अगर डिफाइंड है तो फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं PI, ठीक है। तो फिर से हम इसे कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो गया और इसे हम रन करते हैं, रन भी हो गया। आउटपुट हम देख लेते हैं, ये आउटपुट हमारे स्क्रीन के सामने है। तो अभी इसमें कौन सा एग्जीक्यूट होगा ये हम देखते हैं। हम पहले चेक होगा कि इफ नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? हाँ, ये वाली एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमने इसको कमेंट में रखा हुआ है। ये डिफाइंड नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होना है। और अब हम ये करते हैं कि हम इसे अब डिफाइंड में ले आते हैं। ये जो हमने कमेंट में डाला था PI को, उसको हमने हटा दिया है। तो अब क्या होगा कि अब ये जो नॉट डिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड तो ये, और अब क्या हो चुका है, ये डिफाइंड हो चुका है। तो डिफाइंड हो चुका है तो एल्स वाला पार्ट होगा जिसमें PI को हमने रखा हुआ है। तो फिर से हम इसे कंपाइल करते हैं और फिर से हम इसे रन करते हैं। तो रन करने के बाद आउटपुट आप देख सकते हैं
ये स्क्रीन में आपके सामने है और वैसे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आप इसे डिबग करने की कोशिश करते हैं F7 की सहायता से, तो ये आप देख सकते हैं अभी ये डिफाइंड है, तो ये जो है इधर एल्स वाले पोर्शन में जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये CLR SCR में गया और ये इफ चेक करने के बाद ये डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये हम F7 की सहायता से कर रहे हैं और ये एग्जीक्यूट हो गया, है ना। अब हम ये करते हैं कि इसको सिंपल, अब यहाँ पे हम ये सेमीकोलन यहाँ पे डबल कोटेशन लगा के हटा देते हैं। अब फिर से हम इसे F7 की सहायता से इसे करते हैं ताकि हमें पता चले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही कौन सी नहीं हो रही है। तो F7 में फिर से आए, मेन से स्टार्ट हुआ है ये, और उसके बाद ये फ्लोट में गया, फिर दूसरा डिक्लेयर हुआ, फिर CLR SCR में ये गया है, और उसके बाद इफ़ नॉट डिफाइंड वाले तो इसमें गया है एरिया वाले में। इफ़ नॉट डिफाइंड के बीच में आप देख सकते हैं एल्स वाले पोर्शन पे नहीं जा रहा है और डायरेक्ट अब ये कंट्रोल जो है वो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में आएगा। आप देख सकते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में आ गया। तो आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। और ऐसे ही आप और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ये हमने ये नॉट डिफाइंड, ये और भी प्रोग्राम बने हुए हैं। आप चाहें तो ये सारे प्रोग्राम टेस्ट करके देख सकते हैं। और छोटे छोटे प्रोग्राम यहाँ पर हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको अभी प्रोग्राम दिख रहा है वो प्रिंट एन नेचुरल नंबर्स है। यहाँ पे इफ डेफ की सहायता से हमने एन को डिफाइन किया है, 10 डाला हुआ है हमने। यहाँ पे इफ नॉट डिफाइंड एन चेक कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर ये नॉट डिफाइंड है लेकिन अभी तो यहाँ पे डिफाइंड है, तो ये जो कंटेंट है ये बीच के 3 स्टेटमेंट है, प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, फॉर इसमें नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट हैसेल्स वाले फॉर पे जाएगा और यहाँ से ये फिर प्रिंट ऑफ में ये प्रिंट होते जाएगा। तो ये इस तरह से ये कंटेंट चलेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कब हमें यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। तो एक यूज़ तो हमने आपने देख लिया है, लेकिन अगर हम इसको इंडस्ट्रियल पर्पस से हम इसका यूज़ देखना चाहें कि कब वास्तव में ये यूज़ होता है, हमने तो एक छोटा सा एग्जांपल देखा है और उसमें उसकी उतनी रिलेवेंसी नहीं है। वो एग्जांपल हमने इसलिए लिया ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो अभी हम एक देखते हैं कि वेयर वुड हैज़ डिफाइंड यूज्ड, व्हेन वुड यू लाइक टू कंपाइल ओनली अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन 3 केसेस। तो ये 3 केसेस हम देखेंगे। यशवंत कानेटकर की बुक में आपको इसके सारे डिटेल्स मिलेंगे, है ना। टू कमेंट आउट ऑब्सोल्यूट लाइन ऑफ कोड, कुछ लाइन ऑफ कोड को अगर आप कमेंट में रखना चाहें, इट ऑफन हैपन्स दैट अ प्रोग्राम इज चेंज एट द लास्ट मिनट टू सेटिस्फाई अ क्लाइंट। This involves rewriting of some part of source code to the client satisfaction and deleting the old code, but veteran programmers are familiar with the client who change their mind and want the old code back again, just द वे इट वॉज, जैसा ये पहले चल रहा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कई बार होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट पल पल में बदलते रहते हैं, लास्ट मोमेंट पे बदल देते हैं। तो ऐसे समय में वो पुराने कोड को ही चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, तो फिर हमको प्रोग्राम को फिर से लिखना पड़ेगा या उस पार्ट को फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं और वो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो जो है इसका यूज़ करते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन का, और वो जो पोर्शन होता है उसको कमेंट में डालने से अच्छा होता है कि कमेंट में डालने से प्रॉब्लम हो सकता है उन लाइनों को, और उससे अच्छा ये होता है कि यहाँ पे कंडीशनल कंपाइलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बट वी माइट हैव ऑलरेडी रिटन द कमेंट आउट कमेंट, है ना। दिस वुड मीन एंड अप
the nested comment, absolutely this solution won't work since we cannot nest the comment. तो कमेंट में ये प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा दिया हुआ है, therefore the solution is to use conditional compilation is shown as above. if define okay, अगर ये okay डिफाइंड है मतलब ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट होगी, अगर ऐसा नहीं है डिटेक्टेड वायरस स्पेसिफाइड टू स्टोन वायरस, और अगर ये ओके है, अगर हमने हैज डिफाइन कर दिया इफ ओके, देन ये सारे जो कोड हमने लिखा है वो कंपाइल होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर ये कोड कंपाइल नहीं होंगे. Here the statement 1, 2, 3 and 4 would get compiled only if macro OK has been defined, and we have purposefully omitted the definition of the macro OK at the last date. If we want this statement should get compiled, and that we are required to do to delete the if def और else if statement, और अगर हम इसे सिंपल हटाना चाहे तो हम हटा सकते हैं. ये एक है. अब एक दूसरा सिचुएशन कब और इंडस्ट्रियल वे में इसका इस्तेमाल किया जाता है. अ मोर सोफिस्टिकेटेड यूज ऑफ हैज डिफाइंड हैज टू डू विथ मेकिंग द प्रोग्राम पोर्टेबल. अगर हम प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाना चाहते हैं, टू मेक देम वर्क ऑन द टू टोटली डिफरेंट कंप्यूटर. सपोज दो ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो अलग अलग पोर्टेबल हो, अलग अलग दो सिस्टम में सक्सेसफुली चल पाए. सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट different programs that work on both machine. You can do so by isolating the line of code that must be different in each machine by making them off with has defined. तो जो अलग अलग कोड है हम हैज डिफाइंड डायरेक्टिव का यूज़ करके ये दो अलग अलग सिस्टम के लिए हम कोड को कर सकते हैं. अगर हमारा कोड इंटेल मशीन में जाएगा तो ये मेन यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम में आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो रहा है. अगर वो सक्सेस या अगर इंटेल के लिए है तो ये जो कोड है कोड सुटेबल फॉर इंटेल पीसी ये एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो कोड सुटेबल फॉर मोटोरोला पीसी उसके लिए एग्जीक्यूट होंगे, और कोड फॉर द बोथ कॉमन कंप्यूटर्स. तो ये ऐसे होगा. और यहाँ पे ये तो दो कंप्यूटर की बात हुई, और इसी के साथ ही जब एक से ज़्यादा एक कंप्यूटर की बात होती है तो यहाँ पे एल्स हम यूज़ करते हैं, और इसको नेक्स्ट कर सकते हैं हम. तो ये डिटेल है, इतने जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी एक बता दिया जा रहा है जानकारी के लिए. सपोज अ फंक्शन माई फन सी इज डिफाइंड इन अ फाइल myfile.h which is hash included in the main file 1.h. now in your program file, if you include both myfile.i and myfile1.i, the compiler flash the error multiple declaration of my function. This is because the same file myfile.h get included twice. To avoid this we can do. ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है माई फंक्शन सी और उसे myfile.h में डिफाइन किया गया है और उसी फाइल को myfile1.h में इंक्लूड किया गया है, और फिर किसी प्रोग्राम में हम ये दोनों फाइलों को इंक्लूड कर लेते हैं तो myfile.h दो बार इंक्लूड हो जाता है. तो इसे अवॉइड करने के लिए हम इस तरह से कोड लिख सकते हैं. If not defined myfile.h
देन डिफाइन माई फाइल डॉट एच। अगर ये डिफाइंड नहीं है तब फिर इसे डिफाइन किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ है। ये तीनों केसेस हमने देख लिए कि कब हमें ये यूज़ करना चाहिए और कब हमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए। और छोटे बड़े प्रोग्राम्स आप देख चुके हैं इसके रिस्पेक्ट पे जो हमारे स्क्रीन के सामने हैं। अब एक और है हमारे पास हैश इफ और हैश एलिफ डायरेक्टरी। तो एलिफ, तो यहाँ पर ये होता है कि यदि इफ हेल्स इफ डायरेक्टरी कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू अ नॉन जीरो। जो हमने इफ डेफ देखा वहाँ पर मैक्रो डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है उसके बेस पे वर्किंग होती है। लेकिन अगर हमें ये चेक करना है कि कोई एक्सप्रेशन नॉन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है या नॉन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, उसके बेस पे हम सर्टेन कोड को फिक्स करना चाहते हैं कि वो कंपाइल हो या ना हो, तो ये हम हेल्स इफ की सहायता से कर सकते हैं। इफ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन ज़ीरो द सब्सिक्वेंट लाइन अप टू हैश एल्स हैश एलिफ और हैश एंड इफ आर कंपाइल्ड, अदरवाइज दे आर स्किप्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, इफ टेस्ट, तो टेस्ट की वैल्यू अगर 5 से लेस होती है तो ये जो कोड है 1 2 3 ये कंपाइल होंगे, और अगर ऐसा नहीं है टेस्ट की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 4 5 और 6 जो है ये कंपाइल होंगे। तो ये एक सिंपल सा है। If the expression test evaluate is true, the statement 1 2 3 are compiled, otherwise 4 5 6 are compiled, है ना। और एक और in place of expression test less than 5, the expression like level high, level low, एडॉप्टर CGA कैन ऑल्सो बी यूज। इसके बिहाफ में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यूज़ हो सकती हैं। एक और हम एग्जांपल आपके सामने देख रहे हैं कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। if we so desire we can have nested conditional compilation directory. An example that use such directory is shown below. If adapter equal to VGA, then this code will be executed. Else, if adapter is equal to SVGA, then the code between if or else if this code, the code for super video graphics array will be executed. और अगर VGA नहीं है तो फिर यहाँ पे कोड फॉर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एडॉप्टर विल बी यूज। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर जो एडॉप्टर VGA होता है तो ये वाले जो वीडियो ग्राफिक्स एरे वाले कोड एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एडॉप्टर अगर SVGA है तो ये जो कोड हैं ये कोड एग्जीक्यूट होंगे। और अगर एडॉप्टर SVGA नहीं है तो यहाँ पे जो एल्स में जो कोड दिया हुआ है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे इफ की नेक्स्टिंग हो रही है, कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव की नेक्स्टिंग हो रही है, तो इसको जो है हम एलिफ की सहायता से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि आप लास्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे देख सकते हैं। इफ एडॉप्टर इज इक्वल टू VGA, कोड फॉर VGA ग्राफिक्स एरे विल बी एग्जीक्यूटेड, विल बी कंपाइल्ड। फिर वहाँ पे हम इफ और एल्स इफ और उसके बाद एल्स लगाने की जगह हम यहाँ पे एलिफ एडॉप्टर इज इक्वल टू SVGA हमने यहाँ पे यूज़ किया, और इसके रिस्पेक्ट में ये कोड एग्जीक्यूट होंगे। और अगर SVGA नहीं है तो ये नीचे जो ये कोड जो है एग्जीक्यूट होंगे। तो मैं सोचता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो जावा पॉइंट जो है उस पर आप जाकर java-t-point.com करके हमारे पास और एक साइट है, उस साइट पे जाके आप ये कंटेंट देख सकते हैं। उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स इससे रिलेटेड
आपको मिल जाएंगे, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। बहुत ही छोटे और अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर आपको उपलब्ध होते हैं। मैं कई बार इन प्रोग्रामों को रेफ़र करता हूँ, पहले भी मैंने बता चुका हूँ इस बारे में। ये कंटेंट आप देख सकते हैं। अगर आपको लिखने के लिए छोटे कंटेंट बनाने हैं तो आप यहाँ पे जाकर लिख सकते हैं। कोड आपके सामने है। ऐसा छोटे छोटे एक्सप्रेशन, छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको इस साइट पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। छोटे छोटे प्रोग्राम्स दिख रहे हैं आपको। है शिफ्ट डायरेक्टरी से है सिर्फ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी से रिलेटेड। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं आप java-t-point.com में जाकर रेफ़र कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो एक और बनेगा जिसमें जो बचे हुए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। थैंक यू। और जो डाउट्स हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।